नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नजर आऊंगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। YouTube कई तरह के प्रयोग करने की जगह देता है, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि त्वरित टिप्पणी की शुरुआत की जाए, जो कम समय में, कम संसाधन में और तुरंत एडिट भी हो जाए और अपलोड भी हो जाए। अन्याय की व्यवस्था न्याय की व्यवस्था के आगे मजबूत हो चली है। हम सब देख रहे हैं, हमारे जीवन में चारों तरफ से अन्याय को व्यवस्थित किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक फैसला बताता हूं। कोविड के समय यहां सर्दी और गर्मी की छुट्टियां नहीं हुई। इसकी भरपाई के लिए जो परमानेंट टीचर हैं, उन्हें हर साल के हिसाब से 12 छुट्टियां दी जा रही हैं। मगर कोविड के ही दौर में एडहॉक टीचर ने भी उतना ही काम किया, बल्कि कई मामलों में उनसे ज्यादा काम किया होगा। तो उन्हें 12 दिनों की छुट्टियां प्रति वर्ष के हिसाब से क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आखिर कोई इतना अन्यायपूर्ण फैसला कैसे ले सकता है? इस फैसले पर दस्तखत करने वाले लोगों की अंतरात्मा ने क्या पलट कर नहीं देखा होगा कि बाकी लोगों ने काम किया, तो उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। एक ही स्टाफ रूम में दो कैटेगरी के टीचर बैठते हैं, एक परमानेंट और एक एडहॉक। हजारों की संख्या में एडहॉक टीचर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। एक को यूनिवर्सिटी 12 छुट्टियां देती है और एक को कुछ भी नहीं। बहुत सारे एडहॉक टीचर मुझे गाली देते हैं धर्म की राजनीति के असर में, मगर मेरा काम है सही सवाल उठा देना। और आप भी बताइए कि क्या यह सही सवाल नहीं है? क्या एडहॉक शिक्षकों को 12 दिनों की छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए? क्या यह सवाल केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के तदर्थ टीचर का है? नहीं, उन सभी का है जो देश भर में अलग अलग विभागों में ठेके पर काम कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को एडहॉक शिक्षकों को भी 12 दिनों की छुट्टियां देनी चाहिए, 3 साल की, जो परमानेंट टीचर को दी गई हैं। धर्म की राजनीति आपके अधिकारों को अक्सर ठेंगा दिखा रही है। हम बस आपको आईना दिखा रहे हैं, देख लीजिए। एक और खबर है जिसकी चर्चा आप सुन नहीं रहे होंगे, मगर खबर छप रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा की सफाई को लेकर पिछले साल से कई बार सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई इस साल भी शुरू हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से पूछे जा रहे सवालों को देखकर लगता ही नहीं कि इतनी सुनवाई के दौरान सरकार ने अपनी स्थिति कुछ ठीक की हो। इतने दिनों की सुनवाई के बाद भी सरकार के पास मूल सवालों के ठोस जवाब नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अफसर या तो गंगा की सफाई कर नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पूर्ण पीठ ने यह सवाल उठाए हैं और यह खबर अखबारों में छपी है। 1 नवंबर 2022 को भी सुनवाई हुई थी। अलग अलग विभागों के जवाब में इतना अंतर आ गया कि कोर्ट को कहना पड़ा कि सभी की तरफ से एक हलफनामा दायर हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल पैसे खर्च हो रहे हैं, गंगा साफ नहीं हो रही। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्षमता है उससे दुगना गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। यह न्याय मित्र और वकील अरुण कुमार गुप्ता ने कोर्ट में कहा है, जो अखबारों में छपा है। 40% गंदा पानी सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। आप इस सुनवाई से संबंधित सारी रिपोर्टों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गंगा की सफाई के नाम पर क्या हो रहा है। इस पर बहस नहीं होगी। धर्म की राजनीति के पास मुद्दों की भरमार बहुत है। वह लगातार अपने मुद्दे बदलती रहती है। अब गंगा किसी को नहीं बुलाती। मुद्दा हल्द्वानी पर शिफ्ट हो चुका है। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक ना लगाई होती तो 7 दिनों के नोटिस पर 50,000 लोग बेघर कर दिए जाते। क्या यह इंसाफ होता? हल्द्वानी के 4,500 मकानों पर अब भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। त्वरित टिप्पणी समाप्त होती है। आप रवीश कुमार ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। नमस्कार।